Welcome everybody on our new YouTube channel Target PMT Point. Myself डॉक्टर गौरांग शर्मा। मैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू करूँगा। अगर हम बात करें हमारी नीट केमिस्ट्री की तो हम इसे 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी ऑर्गेनिक, एक होती है हमारी इनऑर्गेनिक और एक फिज़िकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मोस्टली कार्बन के कंपाउंड्स या उससे रिलेटेड होने वाले फिनोमेना, रिएक्शंस एक्सेट्रा के बारे में पढ़ते हैं। रही बात इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में हमारा कार्बन हो गया, तो उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स आपने पढ़ी हुई पीरियोडिक टेबल के बचे, उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कुछ कंपाउंड्स और उनकी शेप वेप, बहुत सारी चीज़ें हैं। रही बात फिज़िकल की, तो फिज़िकल केमिस्ट्री का वो पोर्शन है जिसमें हम मैथमेटिकल इक्वेशंस या मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हैं। फार्मूला बेस्ड स्टडी, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किस टॉपिक का कितना वेटेज पेपर में होता है, उस हिसाब से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12 से 15 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 15 से 17 क्वेश्चन एंड फिज़िकल 12 से 14 क्वेश्चन। तो यानी कि एक एवरेज अगर हम लगाएं तो 15 क्वेश्चन पर टॉपिक या पर डिवीज़न हमारा केमिस्ट्री के अंदर डिवाइड रहता है। तो अगर हम इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो 12 से 15 क्वेश्चन अगर मैं इसमें लेता हूँ, इनटू 4 करें तो करीबन ये नियरली 60 के आसपास आता है। तो एक 60 नंबर यानी कि 60 का स्कोर हमारे रिज़ल्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू प्ले करता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमारे हिसाब से या हमारे सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सीरियस लेना होगा। तो अब अगर हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th एंड 12th 2 साल के 2 ईयर प्रोग्राम के अंदर हम देखें तो हमारी 11th की 2 NCERT होंगी केमिस्ट्री की, 12th की 2 NCERT। 11th की अंदर अगर हम बात करें कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन कितना रहने वाला है, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मेनली 4 टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। हालांकि ये टॉपिक्स के भी बहुत सारे टॉपिक्स इनके अंदर इंक्लूड होंगे, पर मेनली हम इसमें 4 डिविजन्स में हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है IUPAC नॉमेनक्लेचर। यह आप लोगों ने 10th क्लास में कुछ ना कुछ सुना होगा, यानी कि 10th क्लास में इसका बेसिक ले चुके हैं। नेक्स्ट होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हम थोड़ा सा IUPAC से आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि वो आपस में कैसे एक दूसरे से समावयवता को दर्शा सकते हैं। तीसरा होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट फर्स्ट में रिएक्शंस में होने वाले प्रोसेस में जो जो इफ़ेक्ट्स हम पढ़ते हैं, मेनली 4 इफ़ेक्ट्स हमारे कोर्स में होते हैं, वो हम मेनली रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट फर्स्ट में अच्छे से स्टडी करते हैं, क्योंकि उनके बिना हम रिएक्शंस के क्वेश्चंस बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। ये तीनों पोर्शन मेजरली सिर्फ हमारी 11th की NCERT में है। बहुत छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पर हमें ये बहुत डिटेल में पढ़ने होते हैं, क्योंकि IUPAC से तो 1-2 क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म से 2 से 4 क्वेश्चन और रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट फर्स्ट के अगर 4-5 क्वेश्चन हम लगा लें तो नियरली इन तीनों टॉपिक से मिलाकर 10 क्वेश्चन के आसपास हमारा समअप होता है। और रही बात रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2, चाहे इसके 4-5 क्वेश्चन अलग हों, बट ये बिना इन तीनों की एप्लीकेशन के हो पाना मुमकिन नहीं। तो बात करें हम रिएक्शन मैकेनिज्म 2 की, ये वो पोर्शन है जो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जो हमारी 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, उसकी पूरी एक बुक का मेजर पोर्शन हमारा 4th वाला पार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म 2 प्ले करेगा। तो यानी कि ये चारों टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं 15 से 17 क्वेश्चन को कवर करने के लिए। अब हम बात करें कि सर व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। मैंने पहले भी हिंट दिया, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन व उसके यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो सर हम सबसे बड़ा क्वेश्चन पहले राइज होगा कि हम सिर्फ कार्बन ही क्यों पढ़ते हैं, वाई नॉट नाइट्रोजन, वाई नॉट ऑक्सीजन, वाई नॉट फ्लोरीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
इसका सिंपल सा रीज़न जो हमें समझ में आता है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखें तो कार्बन यानी कि हमारा इम्पॉर्टेंट एटम क्या कहता है, इसके अंदर अगर कॉन्फ़िगरेशन हम इससे पूछें तो ये कहता है C612, यानी कि 6 इसके अंदर प्रोटॉन हुए, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से इसका एटॉमिक मास 12 AMU या 12 मॉलिक्यूलर वेट बना, और इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो हमें लिखता है 1s2 2s2 2p2। ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को उसकी एनर्जी, भाई 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इक्वल नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स को उसकी एनर्जी के हिसाब से रखने के तरीके को दिखाने का रूप है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, अगर हम बात करें 1s2 2s2 2p2, इसमें 1s2 यानी कि फर्स्ट शेल हमने यहाँ दिखाया है, ये फर्स्ट शेल थी हमारी। फर्स्ट शेल यानी कि जिसकी एनर्जी वो न्यूक्लियस के पास है तो थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर हम आगे बात करें सेकेंड शेल की, तो सेकेंड शेल कहने को तो सेकेंड शेल है, बट मैंने इसको जब इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोग्राफी मीटर से देखा तो मुझे यहाँ पे टूटे टूटे तो पार्ट्स यानी कि डिस्टिंग्विश्ड एनर्जी ऑर्बिटल्स शेल्स और देखने को मिले, जिन्हें मैंने उपकोश या सब शेल कहा। तो सेकेंड शेल के अंदर S एंड P सब शेल हमें देखने को मिलेंगे, जबकि फर्स्ट शेल के अंदर हमारा सिर्फ S सब शेल होता है। फर्स्ट S सब शेल की एनर्जी सेकेंड से बिल्कुल डिफरेंट है, 2s और 2p की एनर्जी भी डिफरेंट है, पर ये काफ़ी पास पास हैं। ये टूटे हुए ऑर्बिटल्स जो हमें दिख रहे हैं ये काफ़ी नियर हैं, तो इनकी एनर्जी नियरली बराबर है। तो यदि कभी मेरा मन किया कि मैं सेकेंड S से सेकेंड P में अपना इलेक्ट्रॉन कुदाऊँ तो मेरे पास रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत कम होगी, यानी कि वो या तो रूम टेम्परेचर पे या एक नॉर्मल होने वाली रिएक्शन से मुझे मिल सकती है। तो 2s और 2p के बीच में एक नॉर्मल एनर्जी डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन जंप करना आसान है। सर इलेक्ट्रॉन जंप क्यों कराना है, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं अगर 2p में वेकेंट ऑर्बिटल एक p जो खाली है उसे भर लिया जाए तो कार्बन के टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद होंगे, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन के पास है तो वो किसी दूसरे एटम के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मिलके अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। ऑक्टेट मतलब कि हर एटम की आखिरी इच्छा, कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, अपने स्टेबल अवस्था में चले जाएगा। तो सर क्या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये लोग अपने ऑक्टेट पूरा नहीं करते हैं? फिर कार्बन ही क्यों? क्योंकि कार्बन के अंदर ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 4 सिंगल बॉन्ड बनाने पड़े, जो कि इतनी एनर्जी डिफरेंस के होते हैं कि उसे नॉर्मल कंडीशन में तोड़ना और बनाना पॉसिबल होता है। जबकि हम अगर बात करें हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, इनके बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी काफ़ी हाई होती है, यानी कि हाई बॉन्ड एनर्जी के कारण इनके बॉन्ड बनना और टूटना बड़ा ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर खुद जैसे एटम्स से जुड़ के कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, जो कि कार्बन में स्पेसिफिकली बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस के कारण बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कार्बन खुद जैसे से अच्छे से बड़े बड़े कंटिन्यू बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस क्या है, बहुत कम, और सिंगल बॉन्ड बने हैं 4-4, इसको डबल ट्रिपल बॉन्ड की इतनी ज़रूरत नहीं है स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए। इस कार्बन की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यानी कि कार्बन की वो प्रॉपर्टी जब वो अपने जैसे एटम्स के साथ कंटिन्यूसली रेगुलरली बॉन्ड बनाता है, इसे हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो कार्बन ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि वो अपना ऑक्टेट इजीली पूर्ण कर सकता है, पूरा कर सकता है विदाउट अ मच कॉम्प्लिकेशन इन एनर्जी डायग्राम। सबको क्लियर है? अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें अराइज होता है कि सर जो कार्बन है अगर हमारे 4 बॉन्ड बनाता है तो क्या इसके 4 बॉन्ड ऐसे होंगे, यानी कि 90-90 पे? अगर हम मैथमेटिकली सोचें तो 4 चीज़ों को इक्वली अगर लगाना है तो वो 90-90 पे होंगी, बट ये मॉलिक्यूल्स 3D होते हैं
और 3D मॉलिक्यूल्स इस तरीके से हमारे सामने मौजूद नहीं होंगे। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे आगे कंपटीशन के हिसाब से, हमें कार्बन के 4 बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं sp3। हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, मतलब कि कार्बन ने इन ऑर्बिटल्स की व्यवस्था को, इन ऑर्बिटल्स को किस तरह से रखा हुआ है। जैसा कि हमने देखा था, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन एक s में था और 3 इलेक्ट्रॉन्स p में थे। तो s और p मिलके हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3, यानी कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन कार्बन के sp3 में हैं, जो किसी के sp3 से मिलके या किसी के और ऑर्बिटलों से मिलके क्या करेंगे, ऑक्टेट को पूरा। तो इसको कहते हैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंगल बॉन्ड बनाने वाले 4 एटम्स के साथ कार्बन जो मॉलिक्यूल बनाएगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या है, मीथेन CH4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। इस हाइब्रिडाइजेशन को जो नाम देते हैं, शेप को नाम देते हैं, वो होता है टेट्राहेड्रल या चतुष्क फलकीय। आगे याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करेंगे। हम इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल या चतुष्क फलकीय। समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन का 3D डायग्राम कैसा होता है। अगर हम देखें तो इसका 3D डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा कि अगर एक क्यूब के हम 8 कॉर्नर्स को कंसीडर कर लें, ये हमारे पास क्यूब है, ये इसके 8 कॉर्नर्स हैं। तो अगर 2 एटम्स यानी कि 2 हाइड्रोजन आमने सामने वाले कॉर्नर पे हैं, तो अगले 2 एटम्स जस्ट उनके नीचे नहीं होंगे, वो कहाँ होंगे, उनके ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पर, यानी कि ये एक दूसरे के सामने और ये एक दूसरे के सामने, जो एक दूसरे से कौन सा प्लेन बना रहे हैं, 90 डिग्री। यानी कि sp3 कार्बन 2V बनाता है जो कि आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत। क्या वो ऐसे होते हैं एक दूसरे के लंबवत? नहीं, वो 2 प्लेन्स, 2V एक दूसरे के लंबवत होते हैं और एक बॉन्ड का दूसरे बॉन्ड से एंगल क्या आता है, 109.28 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल क्या होता है, हर बॉन्ड के बीच में एंगल कितना होता है, 109.28, पर 2 बॉन्डों से बनने वाले एक V और दूसरे V के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3D में बहुत काम आएगा। तो यानी कि 2 V होंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो अब हमने देखा था अभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने देखा sp3 कार्बन और वो किस तरह से चारों एटम्स के बीच में बॉन्ड्स कैसे मौजूद होते हैं। अब अगला जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो IUPAC से पहले हमें आना चाहिए इंट्रोडक्शन के रूप में, उस टॉपिक को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। आप लोगों ने सुना होगा सजातीय श्रेणी, 10th क्लास में भी ये जिक्र किया गया था। होमोलोगस सीरीज क्या होती है सर? जैसे कि एक सीरीज है जिसमें अलग अलग कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में डिफरेंस कितने का है, या तो 14 मॉलिक्यूलर वेट का या CH2 का, यानी कि CH2 या 14 मॉलिक्यूलर वेट के डिफरेंस वाली एक सीरीज, या 14 मॉलिक्यूलर वेट या CH2 के डिफरेंस वाली होमोल्यूक की एक सीरीज को क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो यानी कि होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ होमोल्यूक्स हैविंग डिफरेंस ऑफ CH2 और 14 मॉलिक्यूलर वेट। अब अगर हम इसको एग्जांपल से देखें, ये मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH4, जिसे हम प्यार से क्या बुलाते हैं, मीथेन। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 16 मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का 12, हाइड्रोजन के 4, टोटल 16। एक और मॉलिक्यूल मुझे मिला जिसका मॉलिक्यूलर वेट था C2H6 और जिसका मॉलिक्यूलर वेट आ रहा था 30 मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम भी हो सकता है, AMU भी हो सकता है। तो मैंने देखा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, 14 मॉलिक्यूलर वेट का। फिर मैं अगले पे गया, उसके बीच में भी डिफरेंस कितना आया, 14 मॉलिक्यूलर वेट,
यानी कि जो हमारी कंडीशन थी, हमारी शर्त थी कि इनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए 14 मॉलिक्यूलर वेट का, वो यहाँ पे क्या हो रहा है पूरा। तो यानी कि ये तीनों कंपाउंड होमोल्यूग हुए और इनसे बनने वाली ये एक पूरी सीरीज क्या हो गई होमोलोगस सीरीज, यानी कि सजातीय श्रेणी। अब क्योंकि सजातीय श्रेणी का जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n प्लस 2, तो यानी कि ये क्या हो गई एल्केन। अगर कोई होमोलोगस सीरीज जिसका फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 है तो वो होमोलोगस सीरीज किसकी सीरीज है एल्केन की, यानी कि एल्केन की वो सजातीय श्रेणी होगी और उसमें आने वाले सभी मॉलिक्यूल सभी कंपाउंड्स के बीच में मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंस होगा और सभी मिलके एक होमोलोगस सीरीज एल्केन का निर्माण करेंगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल लें एल्कीन। तो एल्कीन में एग्जांपल लेते हैं C2H4 जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 28। उससे आगे जाते हैं C3H6 जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 42। तो यानी कि इनके बीच में भी डिफरेंस क्या हुआ 14 का। तो यानी कि मैं बात करूं C2H4 यानी कि इथीन और प्रोपीन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 14 मॉलिक्यूलर वेट का है, तो ये दोनों भी क्या हो सकते हैं मिलके कौन सी सीरीज बना सकते हैं होमोलोगस सीरीज या होमोलोगस श्रेणी। तो इस सजातीय श्रेणी का जिसका कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है CnH2n, इसे हम क्या कहेंगे एल्कीन। समझ में आया। तो एक होमोलोगस सीरीज हमारे पास एल्केन हो गई, एक होमोलोगस सीरीज हमारे पास हो गई एल्कीन। तो एल्केन एक अलग होमोलोगस सीरीज, एल्कीन एक अलग होमोलोगस सीरीज, इसमें आने वाले कंपाउंड्स अलग होमोल्यूग होंगे एक दूसरे के, एल्केन के अलग एल्कीन के अलग, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो मैं एक बात कह सकता हूं, क्या कभी एल्केन का होमोलोगस सीरीज वाला एल्कीन की होमोलोगस सीरीज जैसा हो सकता है? भाई कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हैं टोटली डिफरेंट। तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के कारण दो होमोलोगस सीरीज कभी भी क्या नहीं हो सकती एक जैसी, यानी कि हूबहू। तो यानी कि सीधी सी बात है, असर्शन रीजन का एक पॉइंट मैं यहाँ उठाऊं तो टू होमोलोगस सीरीज कैन नेवर बी आइडेंटिकल। दो होमोलोगस सीरीज कभी भी क्या नहीं हो सकती एक दूसरे के आइडेंटिकल। ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लाना चाहूँ तो एक टर्म होती है आइसोमर। कौन सा मर आइसोमर, यानी कि समावयवी। समावयवी वह होते हैं, नाम से पता चल रहा है आइसो, यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सेम, पर उनकी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए डिफरेंट। यानी कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर। सर समझ नहीं आया ये क्या चीज़ है, आगे जब पूरा टॉपिक आएगा तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर समझ लो आइसोमर क्या होते हैं जिनका आणविक भार आणविक सूत्र समान हो, मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो बिल्कुल डिट्टो डिट्टो। तो उन मॉलिक्यूल्स को उन कंपाउंड्स को आपस में क्या कहते हैं आइसोमर। अब मैंने अभी अभी कहा कि दो होमोलोगस सीरीज के दोनों के खुद खुद के अलग अलग फॉर्मूले होंगे, यानी कि दो होमोलोगस सीरीज के फॉर्मूले कभी भी एक हो ही नहीं सकते। अगर उनके फॉर्मूले एक नहीं है तो भाई साहब वो कभी आइसोमर हो सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जब दो होमोलोगस सीरीज अलग अलग फॉर्मूले की ही होंगी तो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कभी सेम नहीं होंगे, तो वो कभी भी आइसोमर नहीं हो सकती। तो यानी कि ये बात भी मैं कह सकता हूँ टू होमोल्यूग्स कैन नेवर बी आइसोमर। दो सजातीय कभी भी समावयवी नहीं हो सकते तथा दो समावयवी भी कभी भी सजातीय नहीं हो सकते। मीन्स वाइसे वर्सा भी पॉसिबल है कि टू आइसोमर्स कैन ऑल्सो नेवर बी होमोल्यूग ऑफ ईच अदर।